नहीं एक्सेस कर नहीं सकते हैं। कोई लेटर या कुछ भी नहीं? हाँ, बिल्कुल नहीं। और उनकी एक्सेस सिर्फ उन्हीं को है जो उसमें कंट्रीब्यूट करते हैं, जिसका मतलब है जो बैंक्स हैं और जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस जो कंट्रीब्यूट करते हैं उस डेटाबेस में, उनको वो एक्सेस है। वो देख लेते हैं कि आपने कब कब कौन कौन से लोन लिए हैं और कितने रिपे करे हैं, कितने रिपे नहीं करे हैं, कितने आपके अगेंस्ट राइट ऑफ हो चुके हैं। वो सारे डिटेल्स के बाद ही वो डिसाइड करते हैं कि आपको लोन देना सेफ है या नहीं। ओके श्याम, तो पहले आप जिस बैंक में आपने लोन के लिए अप्लाई किया है उन्हीं बैंक से चेक कीजिए कि किस बैंक में आपका एक लोन चल रहा है जिसकी जानकारी आपको नहीं मिली अभी तक। उसके बाद आप उस बैंक के पास जाके अपनी बात सामने रख सकते हैं, उनसे पूछ सकते हैं, बता सकते हैं अपनी पूरी चीज़ें। शायद वो वेव ऑफ कर दे, नहीं तो आप बैंकिंग ऑम्बड्समैन के पास भी लिख सकते हैं अपनी शिकायत। उसके आगे आप अपना एक्शन जो है वो कंटिन्यू कर सकते हैं। अगला सवाल लेते हैं चंडीगढ़ से। हरमीत ने हमें एसएमएस भेजा है कि उन्होंने आईडीबीआई बैंक का होम लोन लिया था 10% पर, जिसे उन्होंने बाद में स्टेट बैंक ऑफ पंजाब में कन्वर्ट करवा लिया, स्विच करवा लिया 8% पर। इसके लिए उनसे कुछ पेनल्टी ली गई, करीब 36,000 रुपये। वो जानना चाहते हैं कि क्या बैंक लीगली इस तरह की पेनल्टी ले सकते हैं और क्या उनका फैसला सही है या नहीं। पहली बात यह है कि प्री पेमेंट पेनाल्टी तो होता है, खास करके प्राइवेट बैंक्स में तो बिल्कुल है। आप जब भी कोई लोन लेते हैं तो आपको ये ज़रूर चेक करना चाहिए कि प्री पेमेंट पेनाल्टी है या नहीं और वो कितना है। और ये इस पैरामीटर पे आपको कंपेयर भी करना चाहिए, खास करके होम लोन में, क्योंकि होम लोन जब भी हम लेते हैं हम ये सोचते हैं कि हम 20 साल से पहले पे कर दें। तो आप अब आपने तो बैंक तो प्री पेमेंट पेनाल्टी तो लेगी ही आपसे अगर आप फोरक्लोज कर रहे हैं लोन को। लेकिन आपको ये कंपेयर कर लेना चाहिए कि अगर जो दूसरी बैंक है स्टेट बैंक ऑफ पंजाब, वो जितने भी इंटरेस्ट रेट पे दे रही है, जैसे उन्होंने 10% पे दिया है, राइट। आप जो 36,000 आपने पे करा है वो जो अमाउंट है वो या तो 1 से 1.5% के बीच में होगा आपके टोटल लोन अमाउंट का, प्लस आपको यहाँ प्रोसेसिंग फ़ी पे करनी पड़ी होगी ये लोन लेने में भी। तो ये जो दोनों टोटल है वो आपको जो टोटल 12 to 10% पे जो आप आए हैं, वो जो डिफरेंस होता है एक्चुअल शब्दों में, उसका डिफरेंस अगर वो ज़्यादा है जिसमें कि आप सेव कर रहे हैं, विच मीन्स कि आपको कम पैसे देने पड़ रहे हैं, ईएमआई कम देने पड़ रहे हैं, उसका जो टोटल है वो कम है, आपके 36,000 और प्रोसेसिंग फी जो आपने दिया है, तो फिर आपके लिए फायदेमंद होगा। अदरवाइज हो सकता है कि आपने अगर डिफरेंस ज्यादा है, अगर प्रोसेसिंग फी, तब कोई फायदा नहीं है। ये आप खुद कैलकुलेट कर सकते हैं, क्योंकि जितने इन्फॉर्मेशन आपने दिया है उसके हिसाब से कैलकुलेट करना मुश्किल है कि आपके लिए फायदेमंद है या नहीं है। ओके, तो हरमीत आप चेक कर सकते हैं, खुद से ही कैलकुलेट कीजिए कि आपने जो पूरा प्रोसेसिंग फ़ी दिया है दूसरे बैंक को, आप जितना आपने पेनाल्टी पे की है वो कितना पड़ता है आपका, पहले ईएमआई से ज़्यादा पड़ रहा है, पूरा मिला के जो एक आता है आउटपुट, वो उसमें डिफरेंस अगर आपको लगता है कम है तब तो आप फ़ायदे में है, लेकिन अगर वो ज़्यादा है तो फिर आपने गलत फैसला लिया है। तो ये आप खुद से कैलकुलेट कर लीजिए। और यहाँ पर लेते हैं हम एक छोटा सा ब्रेक, लेकिन अगर आप भी म्यूचुअल फंड, इंश्योरेंस, लोन या फिर क्रेडिट कार्ड से जुड़े सवाल हमसे पूछना चाहते हैं तो आप हमें ईमेल कीजिए या फिर आप हमें एसएमएस भी कर सकते हैं। आप हमें ईमेल कीजिए mf@moneycontrol.com पर। साथ ही आप हमें एसएमएस भी कर सकते हैं, लिखिए YM, स्पेस छोड़कर लिखिए अपनी परेशानी और फिर अपना नाम और भेज दीजिए एसएमएस हमें 51818 पर। वेलकम बैक CNBC आवाज़ पर। हम कर रहे हैं आज लोन से जुड़ी आपकी समस्याओं को दूर। हमारे खास मेहमान सतकाम देवी हमारे साथ बने हुए। सतकाम, कई बार ऐसा होता है कि कुछ एक पर्टिकुलर अमाउंट, फॉर एग्जांपल 12 लाख का जो लोन है वो सैंक्शन कर दिया जाता है, और जब बैंक डिसबर्स करती है वो अमाउंट तो 5 लाख या 6 लाख करती है, और बिना कोई रीज़न दिए ये बोला जाता है कि आपके जो 6 लाख है या बाकी की जो अमाउंट है वो हमने रेस्ट्रिक्ट कर दिया है, वो आपको हम नहीं दे सकते। तो क्या ये वाकई में कोई ऐसा होता है कि बैंक अपने मन से सैंक्शन कुछ अमाउंट करे और डिसबर्स कुछ और अमाउंट करे? देखिए, सैंक्शन कुछ और करे और डिसबर्स कुछ और करे, ऐसा तो नहीं होता है। लेकिन हो सकता है कि कम्युनिकेशन में कुछ प्रॉब्लम हो, इन द सेंस कि
जिन एग्जीक्यूटिव्स ने आपको बताया है कि आपका सैंक्शन हो चुका है, उतना शायद लोन अमाउंट सैंक्शन नहीं हुआ हो। अदरवाइज सैंक्शन और डिसबर्सल अमाउंट में डिफरेंस नहीं होता। अगर आप चाहें एक बार सैंक्शन हो गया तो आप सारे अमाउंट का डिसबर्सल करा सकते हैं। लेकिन होता यह है कि अगर आपने अप्लाई किया है सपोज कीजिए 12 लाख के लिए, लेकिन अगर आपकी सैलरी का जो पार्ट है वो आपके ईएमआई को कवर नहीं करता है प्रॉपरली, इन द सेंस कि हर बैंक का एक सर्टेन परसेंटेज होता है ऑफ योर सैलरी, जिस पे अगर आपका ईएमआई आ रहा है उतने ही के रिस्पेक्टिव अमाउंट के लोन को वो सैंक्शन करेंगे, जो कि अभी हाउसिंग लोन के कंटेक्स्ट में 30 to 50% चल रहा है। वो किसी किसी केस में 60% भी है। अच्छा। सो अगर आप और वो आपके इनकम के हिसाब से कैलकुलेट करते हैं वो लोग। सो अगर वो आपकी इनकम परमिट नहीं करती है उतनी ईएमआई, वो पॉलिसी है, उस पॉलिसी में अगर वो फॉल नहीं करता है तो फिर वो उतना डिसबर्सल आपको नहीं कर सकते, उतना सैंक्शन नहीं कर सकते, उतना ही के लिए आपकी लोन अप्रूव होगी जितने की आपकी सैलरी अभी परमिट करती है। अच्छा, तो इसके कारण से वो रिस्ट्रिक्ट करते हैं। ओके, लेते हैं अगला सवाल। धनबाद से हमारे दर्शक चंद्रभूषण ने हमें एसएमएस भेजा है। वो अभी पढ़ाई कर रहे हैं और आगे पायलट बनना चाहते हैं। उनको ये पता है कि इस कोर्स के लिए उनको करीब 24 लाख रुपए तक का लोन मिल सकता है, लेकिन अधिकतर बैंक उन्हें 10 लाख रुपए तक का लोन दे रहे हैं। वो जानना चाहते हैं कि वो क्या करें ऐसे में, और साथ ही वो ये भी जानना चाहते हैं कि 24 लाख रुपए के लोन के लिए उन्हें कोलैटरल कितना देना होगा। सदका सबसे पहली बात यह है कि ये 24 लाख की लोन की बात कर रहे हैं। 24 लाख की लोन एजुकेशन लोन में ये पॉसिबल नहीं है। कोई भी बैंक ऐसी नहीं है जो आज आपको 24 लाख की लोन दे सकती है। इंडिया में स्टडी के लिए आपको 10 लाख तक का ही लोन मिल सकता है। और उसमें भी अगर आप सिक्योरिटी नहीं देते हैं तो सिर्फ 4 लाख का लोन ले सकते हैं। अच्छा। सिक्योरिटी देते हैं तो आप 10 लाख का ले सकते हैं। तो एजुकेशन लोन के को मद्देनजर रखते हुए ये रिक्वायरमेंट आपकी पूरी नहीं हो सकती है। सो आपको इसके लिए एक या तो आप लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी जो मिलता है, अगर आपके पास उतनी प्रॉपर्टी है, और उसमें भी वो वही होता है कि आप सर्टेन परसेंटेज ऑफ योर वैल्यू ऑफ योर प्रॉपर्टी वो लोन मिलेगा आपको। सो आप उसके हिसाब से आप 24 लाख का लोन ले सकते हैं। अगर आपके पास 40 या 50 लाख की प्रॉपर्टी हो और 60-70% लोन उस पे मिल सकता है उसके वैल्यू पे, तो आप लोन लेके पढ़ाई कर सकते हैं। अदरवाइज एजुकेशन लोन से ये पॉसिबल नहीं होगा कि आप 24 लाख रुपए का इंतजाम कर लें। और ये जो लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी ली जाएगी उसका जो ब्याज दर होगा वो कितना, किस ब्रैकेट में फॉल करता है? लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी ये समवेयर अराउंड 10 to 15 ही होगा, उससे बियॉन्ड नहीं होगा वो। अच्छा। बट वो वेरी करता है अलग अलग बैंकों के लिए, अलग अलग प्राइवेट PSUs एंड ऑल दैट। तो अगर चंद्रभूषण अगर चाहते हैं कि लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी ले, तो आप उनको किस बैंक के पास भेजना प्रेफर करेंगे? कोई प्राइवेट बैंक के पास जाए या फिर वो किसी PSU बैंक के पास जाए? PSU बैंक के पास मैं सजेस्ट करूंगा, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे फैसिलिटीज़ होती हैं, जैसे प्री पेमेंट एंड ऑल दैट, जहाँ पे कि आप प्री पेमेंट पेनल्टी नहीं लगे, ऐसे भी सुविधाएं होती है जो कि अगर आप चाहें और जल्दी पे करना तो आप उसको रीपे कर सकते हैं और आपको पेनल्टी भी नहीं देना पड़ेगा। अच्छा। सो इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए मैं यही सजेस्ट करूंगा कि PSU बैंक, और वो थोड़ी कम इंटरेस्ट रेट भी मिलने की संभावना है। चंद्रभूषण, आपको आपके एजुकेशन लोन तो 10 लाख तक मिलेंगे अगर आप इंडिया में स्टडी कर रहे हैं तो, लेकिन उस 10 लाख के लोन के अगेंस्ट में आपको कुछ सिक्योरिटी भी देनी होगी, और जो बाकी का अमाउंट बचता है उसको आप किसी भी प्रॉपर्टी के अगेंस्ट में उठा सकते हैं। और सतकाम के मुताबिक आप अगर PSU बैंक के पास जाएंगे तो आपके लिए फ़ायदा होगा। और आज योर मनी में इतना ही। सतकाम, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे दर्शकों के सवालों के जवाब देने के लिए। कल होगा एक नया दिन और एक नया शो। हम सुलझाएंगे आपकी क्रेडिट कार्ड से जुड़ी समस्याएं, तो आप हमें ईमेल भेजते रहिए। आप हमें SMS भी कर सकते हैं। हमें ईमेल कीजिए mf@moneycontrol.com पर। जब आप हमें ईमेल करते हैं तो अपना मोबाइल नंबर ज़रूर लिखें ताकि आपको हम कॉन्टैक्ट कर सकें। आप हमें SMS भी कर सकते हैं। लिखिए YM, एक स्पेस छोड़कर लिखिए अपनी परेशानी और फिर अपना नाम, और भेज दीजिए ये SMS हमें 51818 पर।